गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं नीट और आईआईटी में आए हुए कूलॉम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बेस्ड पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में भी और आईआईटी जेई में भी। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। तो बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिख दिया बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन बेटे नीट 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में? न्यूमेरिकल करने से, इस लेक्चर को समझने से पहले जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो सारे के सारे आपको स्टडी करके आने हैं। अगर वो ना कर सकते हो, आप थोड़े लेजी आलसी हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लेक्चर आया था कूलॉम्ब्स लॉ के फॉर्मेट पर, कूलॉम्ब्स लॉ के आधार पर, जिसमें हमने आपको कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में बताया था और उसी लेक्चर में कूलॉम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट बताया था। तो उस लेक्चर को जरूर देख के आए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। ये सारा लेक्चर कूलॉम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटे, जो नीट 2017 में आया हुआ है। क्या कहते हैं इसमें? सपोज दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ द इज माइनस ई एंड द अदर ऑफ ई प्लस डेल ई, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नेट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, किनके बीच में लग रहा है बच्चों? हाइड्रोजन एटम के। प्लेस एट ए डिस्टेंस डी, कहां रखा है? डिस्टेंस डी पर। मतलब आपके पास क्या है? दो हाइड्रोजन एटम है। इधर देख लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों सॉल्यूशन। आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, इसके मास को mh मान लीजिए, और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा, इसके मास को भी mh मान लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कितनी है? अब क्या कहते हैं? तो बेटे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब बेटे समझो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे दो चार्ज दे रखे हैं यहां पे, और दूसरा चार्ज मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहां पर आपको दो चार्ज दे रखे हैं, एक माइनस ई और एक दूसरा कौन सा? ई प्लस डेल ई। यार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो निगेटिव होता है, ये तो हमको पता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कितना कंसीडर करेंगे? माइनस ई, और बचा हुआ दूसरा ई प्लस डेल ई किसका हो गया? दिस। देखिए हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक। तो यहां पर क्या है बेटे? नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? QH मान लो इसे। बेटे दोनों के सम हो जाएगा, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। भाई किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन होंगे, उसका टोटल नेट चार्ज उन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के चार्ज के सम के इक्वल होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, और बेटा ये ई प्लस डेल ई। ई से ई मर गया, तो Q सफिक्स में H इज इक्वल टू डेल ई। इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन एटम पर भी चार्ज कितना? डेल ई, और इस वाले हाइड्रोजन एटम पर भी चार्ज डेल ई। ये भी Q सफिक्स में H, और बच्चा ये भी Q सफिक्स में H। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर दो टाइप के फोर्स डेवलप होंगे। देखो, मास के रीजन से ड्यू टू मास कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल। और दूसरा बच्चा कौन सा है? ड्यू टू चार्ज। चाहे तो आप इसे कूलॉम्ब फोर्स कह दीजिए, और चाहे बच्चों आप इसे क्या कह दीजिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कह दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं? सेम नेचर के। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? रिपल करेगा। यस नो? भैया सेम चार्ज के बीच में कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? रिपल्शन। अपोजिट नेचर के चार्ज होते तो कैसा लगता है? अट्रैक्शन। अब ये दूर भेजेंगे। दूसरी बात, जो मास के रीजन से लगता है वो वाला फोर्स कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। ये से अपनी ओर खींचेगा और ये से अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ये फोर्स इस पर ऐसे लगाएगा,
और ये फोर्स इस पर ऐसे लगाएगा। बेटा समझो, ये इसे अपनी ओर लाएगा तो फोर्स ये वाला इसका हो गया, और ये इसे अपनी ओर लाएगा तो फोर्स इसका वाला ये हो गया। नॉर्मल सी बात है कि दोनों जो लॉ होते हैं वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन रूल्स को फॉलो करते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक चार्ज जो दूसरे पर, एक एटम जो दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाएगा। अब इन्होंने क्या कहा, नेट कितना है इनका, जीरो। किस किस का, ग्रेविटेशनल का। और ये कैसा होने वाला है, ये अट्रैक्ट होने वाला है। और यहां पर ये तो बेटे ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। ये कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपल भी हो सकता है। अगर यहां सेम नेचर है तो रिपल होगा, और बेटे अपोजिट नेचर होती तो अट्रैक्ट होता। तो यहां कैसा होगा बच्चों, रिपल होने वाला है। अब क्या कहते हैं, नेट जीरो होना चाहिए, यही तो कहा भैया। एक बात समझो, ये वाला हाइड्रोजन एटम है, इस पर एक फोर्स ये इधर लग रहा है और एक ये इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाले दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कैसे हो जाते हैं बेटे, उनका नेट जीरो हो जाता है। तो बेटे नॉर्मल सी बात है, दोनों देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अपोजिट में है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अपोजिट में है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो जीरो होंगे। क्वेश्चन मार्क है, नेट जीरो है। नेट कैसा है, जीरो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन हाइड्रोजन एटम इज जीरो if possible when it possible कब, then Fe is equals to Fg। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो डायग्राम में होंगे बच्चा। समझ में आई बात। अब देखिए लगाइए, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Fe। आपको ध्यान रखो, दो चार्ज है, Q1 है और एक Q2 है, बीच की डिस्टेंस r है, तो Fe होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। होता है या नहीं होता बच्चों। ऐसे ही अगर एक मास m1 है और दूसरा मास बच्चों कितना है, m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लगा दे, देखिए QH इंटू QH अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ कैपिटल जी पहले का मास इंटू दूसरे का मास। दोनों ही हाइड्रोजन एटम में तो दोनों के मास इक्वल होंगे। बेटे देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, डेल इसकी वैल्यू, डेल इसकी वैल्यू, जब डेल इंटू डेल रखोगे तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 mH। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपको, देखिए ये दे रखा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में गिवन दैट है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसकी वैल्यू भी रख दीजिएगा बेटा, कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अगर डेल ई स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी स्क्वायर है बच्चा, इसका कितना है स्क्वायर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू mH की इसकी होगी वही वैल्यू mH की इसकी होने वाली है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो कितना हुआ बच्चों, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका तो होल स्क्वायर लिख दिया और वो हो गया 10 टू द पावर -54 अपॉन ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए बच्चों। हो गया बच्चों। चलिए अब हम इसको इरेज कर दे, थोड़ा सा इधर वाले को इरेज कर दो, थोड़ा सा रह गया बच्चे। ओ सॉरी, ये क्या क्या थे बेटे, 10 टू द पावर, ये था b 10 टू द पावर 47 और शायद a कितना था देखना पड़ेगा सर, इसका कितना था 10 टू द पावर -20। चलिए देखो बच्चों, वो देखिए तो डेली स्क्वायर आपके पास ये आया 6.67। ऑर्डर बताना है, कैलकुलेशन करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका होल स्क्वायर टाइम लग जाएगा उसमें, और 9। देखो बेटे माइनस के 24 ये रहा,
सॉरी माइनस के 54 ये रहा, और बेटे माइनस के 10⁻11 हो जाएगा। 9 ऊपर पहुंचेगा माइनस हो जाएगा, -12 -11 और -9, 9 ऊपर पहुंच कर नेगेटिव होगा, 20 74 हो गए। यार जब आप डेल ई फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 6.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻² अपॉन 9। बच्चों एक बात ध्यान से समझो, 24 74 का बेटे 37, जब ये अंडर रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा 9 का बार, इसका 1.67 का होल स्क्वायर है 1.67 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो समथिंग 10⁻37 के ही आसपास आएगा। तो डेली का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ डेली कितना हो गया 10⁻37। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटे, सी। आया समझ में आप लोगों को? जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। आपके पास दो चार्ज स्फीयर है, वो सस्पेंडेड है किससे बेटे, कॉमन पॉइंट से, एक ही पॉइंट से। किसके द्वारा, बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, दो मासलेस जो रस्सियां है उनके द्वारा। आर इनिशियली एट डिस्टेंस डी, इनिशियल में कितने डिस्टेंस पे है वो, स्मॉल डी। अब क्या कहते हैं, डी इज लेसर एल, मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो लेंथ की कंपेयर में बहुत छोटी है। आइए, द चार्ज बीइंग टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। चार्ज लीक हो रहा है किससे, कांस्टेंट रेट से। यार कांस्टेंट रेट का मतलब समझिए क्या है, यहां देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। कांस्टेंट चार्ज लीक कांस्टेंट रेट, इसका मतलब है डी क्यू अपॉन डी टी। चार्ज का लीक होने का जो रेट है वो कितना है, वो बेटे ये है आपके पास डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब ये कैसा है, ये कांस्टेंट है। इसको आप कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई। कांस्टेंट रेट कौन है, चार्ज। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से हो तो डीवी अपॉन डी, डिस्टेंस कांस्टेंट रेट हो तो बेटे क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन डी। आइए, एज रिजल्ट इससे हुआ क्या, द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी बी। मतलब अब जब क्या हो गया बेटे कि जो उनके बीच में चार्ज क्या होने लगा बेटे, पहले आइडेंटिकल स्फीयर थे, दोनों बिल्कुल सेम थे, मास भी सेम था और चार्ज भी सेम था। मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। सस्पेंडेड कर दिए किसी मासलेस, दो मासलेस स्ट्रिंग से, कॉमन पॉइंट से। अब क्या हुआ कि म्यूचुअल रिपल्सन, उनके बीच में रिपल्सन लगना स्टार्ट हो गया। द चार्ज बीइंग टू लीक, अब इससे क्या हो गया, चार्ज जो हो गया वो लीक होना स्टार्ट हो, मतलब चार्ज उनका लीक हुआ। वो कैसे, बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट से। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी v। अब ये जो स्फीयर है वो स्मॉल v वेलोसिटी को गेन कर गए। क्लियर, आगे देखिए, द v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। जो v है वो वेरीज कर रहा है किससे, फंक्शन ऑफ x। x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर। तो कौन सा रिलेशन ठीक है b और x के बीच का। क्वेश्चन समझिए बेटे, क्वेश्चन ये हुआ कि आपके पास एक चार्ज है, दो चार्ज है, और वो बच्चा आपस में क्या लगा रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं। जो मास इसका वही मास इसका, ये पहला और ये बच्चों दूसरा। क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, जो चार्ज इसका वही चार्ज इसका। इतनी बात आपको समझ में आई। मान लीजिए इसका चार्ज कैपिटल क्यू, तो बच्चों इसका चार्ज भी कैपिटल क्यू। आइडेंटिकल है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। दूसरी बात, रिपल्सन लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं आपस में बच्चों, ये रिपल्सन किधर गया बच्चों, रिपल्सन किधर गया, ये रहा म्यूचुअल रिपल्सन। एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, तो रिपल्सन तो सेम नेचर में लगता है। इसका मतलब अगर इसे पॉजिटिव मानोगे तो इसे पॉजिटिव, नॉर्मली हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर नेगेटिव मानते हैं दूसरे को नेगेटिव मान लीजिए, वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द चार्ज बीइंग लीक, चार्ज लीक होना स्टार्ट हुआ, बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट से। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी b। ये जो है बेटे, जैसे वो क्या होना स्टार्ट हुआ, लीक होना स्टार्ट हुआ, तो इधर का चार्ज कुछ इधर जाएगा, इधर का चार्ज कुछ इधर जाएगा। तो जो चार्ज का लीक हो रहा है तो एक पे से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे पे चला जाएगा, इनिशियली में ऐसे। जल्दी बोलिए, तो जब चार्ज
जाना स्टार्ट हो जाएगा तो जो चार्ज को गेन करेगा, चार्ज किसके फॉर्मेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटे, जो स्फीयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, जो स्फीयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और जो रिसीव करेगा उसमें नेगेटिव हो जाएगा। यार पॉजिटिव तो ही पहले से, तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो ये आपस में एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब पास आना स्टार्ट हो जाएगा रिपल्सन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन में। तो जब ये पास आना स्टार्ट हो रहे हैं तो रिपल्सन जब लगाया इन्होंने, तो मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, तो जब होने स्टार्ट हो रहे हैं तो वैल्यू किनके बीच की कितनी हो गई, एक्स। स्मॉल डी जो है वो इनिशियल थी। अब बेटे इनिशियल मतलब शुरू में जब लीक होने स्टार्ट हुए, मतलब मान लीजिए ये आपके पास ऐसे रखे हैं, ये रहा और ये एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, बिल्कुल आपस में बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर। जब रिपल्सन लगेगा तो दूर जाएंगे, यस नो, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भैया, ये इस पर रिपल्सन लगा रहा था तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें टेंशन क्रिएट होगी। अब इस टेंशन को बेटे अगर ये वाला एंगल थीटा मान लिया जाए तो इस टेंशन को मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं। तो बच्चा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, तो टी कॉस थीटा, और जिससे नहीं बना वो साइन में। आपको बता रखा है कि अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। एक जिस साइड से एंगल बन रहा है उसको कॉस में लेते हैं, और जिससे नहीं बन रहा उसे साइन में लेते हैं। तो इधर वाला टी कॉस, इधर वाला टी साइन। यार इसका वेट भी तो डाउनवर्ड वर्क करता है। कोई भी बॉडी हो उसके मास को एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वेट में कन्वर्ट हो जाती है वो। और उसका जो वेट होता है, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में करता है बेटे, डाउनवर्ड में। अब समझिए फ्रॉम फिगर बेटे क्या, टी कॉस ऊपर एम जी नीचे, टी साइन इधर एफ उधर, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। यार एफ ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपको ध्यान है एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, बीच की डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों चार्जों का प्रोडक्ट बेटे पहले का भी Q दूसरे का भी Q अपॉन बीच की डिस्टेंस D स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दीजिएगा। दूसरी कंडीशन T cos थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, mg। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो LHS को LHS से और RHS को RHS से। T साइन थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर अपॉन mg। बच्चा T से T मारा, कितना आया, tan थीटा, K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर mg। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। इसे नोट कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया बच्चों, चलिए। तो बच्चा इस क्वेश्चन को तो अब इरेज कर दें हम, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिएगा, अब तो में रिलेशन किससे लाना है, बी में और एक्स में। बेटे डी जो है वो इनिशियल था, जब रिपल्सन लगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्लियर है। चलिए, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। थीटा कैसा एंगल है बच्चों, बहुत स्मॉल है। यार आपको ध्यान होगा थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को अप्रोक्स इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हो। अब इस वाले पॉइंट को मान लीजिए बेटे O, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, और ये हो गया C। ये डिस्टेंस कितनी थी इनिशियल D, ऐसे मान लो ये ठीक। बाद में रिपल्सन लगा, दूर चले गए। अब बेटे मिड पॉइंट है तो x अपॉन 2 इधर होगी, नहीं होने की, जल्दी बोलो। जितना एंगल ये वाला होगा बच्चा, क्योंकि मिड है बिल्कुल, उतना ही एंगल ये होगा, ये ध्यान रखना। अब समझिए यहां एक राइट एंगल बन रहा है इन राइट ट्राइंगल
ओ सी बी, ऐसे देखिए ओ सी बी, ये एंगल थीटा, ये x/2 और ये बच्चा l, क्योंकि बेटे लेंथ है ये किसकी, स्ट्रिंग की, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। क्वेश्चन में क्या रखा है, मासलेस है। अब आ जाइए, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस बचाओ थर्ड बेस, क्या निकालना है मुझे, tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, और क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है x/2 और हाइपोटेनियस कितना l। तो इक्वेशन नंबर 3 में tan थीटा इज इक्वल टू दिस पुट कर दो, जल्दी बोलिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या हुआ, x/2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। बच्चों आपको क्या दे रखा है, डी क्यू अपॉन डी टी दे रखा है, डी क्यू अपॉन डी टी दे रखा है। तो पहला बच्चों आप क्यू की वैल्यू निकालो, जो भी तो डी क्यू अपॉन डी टी निकालोगे, इसे कैपिटल क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कैपिटल क्यू ले लिया। तो अगर बच्चा क्यू स्क्वायर यहां से निकालू तो डी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, एम ऊपर पहुंचेगा। कुछ डाउट तो नहीं है बच्चों, बेटे डी सॉरी ये एक्स होगा बेटा, एक्स होगा क्योंकि बाद में डिस्टेंस हुई एक्स हो गई थी, डी तो शुरू में थी, यस नो, डी तो शुरू में थी बच्चों, डी तो शुरू में थी, बाद में रिपल्शन लगा, दूर गए तो डिस्टेंस तो एक्स हो गई। अब क्लियर है, आ जाएगी। तो ये हुआ बेटे एक्स स्क्वायर क्यू एक्स क्यूब एम जी, एक्स स्क्वायर एम जी ऊपर पहुंचा, एक्स क्यूब हो गया, एम जी हो गया बेटे 2kl। समझिए ये 4 ऑप्शन है, इन्हें लिखे रहने देते क्योंकि इनमें से आंसर देखना है। मैं इधर वाले को हो गया आपका, इरेज कर दूं इसको, जल्दी नोट कीजिए। कुछ नहीं कराया यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी थी, डी लिख दिया था हमने, डी तो इनिशियल डिस्टेंस है, जब लीक होना स्टार्ट रिपल्सन लगा तो क्या हुआ, एक दूसरे से दूर जाएंगे, कितनी डिस्टेंस पे पहुंचे वो, एक्स पे, तो वी वेरियस हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, एक्स के। तो जब डिस्टेंस एक्स है तो वी का उससे रिलेशन बताना कि वो v दिस होगा रिलेशन, या ये वाला रिलेशन होगा, या ये वाला रिलेशन होगा, या ये वाला रिलेशन होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ये नोट कर लिया। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा कि कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छा करके। ये क्वेश्चन बेटे नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी जेई में भी आया हुआ है। चलिए अब देखिए इधर, तो ये आया हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एम जी अपॉन 2kl। अब ऐसा करो बेटे, इसको बेटे q की वैल्यू अगर हम निकाल दे, एक्स क्यूब एम जी, एक्स क्यूब एम जी अपॉन 2kl, पूरे का अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब q इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 एम जी अपॉन 2kl की होल पावर 3/2 सॉरी 1/2। इतनी बात समझ में आई आपको। देखो बेटे m क्या है, मास, मास कांस्टेंट होता है, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, 2 नंबर है कांस्टेंट है, k क्या है, k आपको पता है k क्या है, k कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है, l लेंथ है वो भी कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2, क्या कर दे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपको क्या लाना है, dq अपॉन dt को यूज करना है। तो क्या हुआ बेटे, dq बेटे सबको पता होगा, 11th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, तो यहां इसके बारे में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। dq अपॉन dt, इधर क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करा, 3/2 - 1 इंटू dx अपॉन dt। बेटे dq अपॉन dt समझिए, ये हुआ 3x की पावर 1/2 dx अपॉन dt। यार आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी, वेलोसिटी को कहते हैं v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यहां पर s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां x है, ये क्या है, s है। तो बेटे इसे dx अपॉन dt भी ले सकता हूं जब डिस्प्लेसमेंट को x लूं। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, v की। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू 3x की पावर 1/2v।
मुझे रिलेशन किसके से चाहिए, किस किस का चाहिए, बी का और एक्स का। तो बी को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। 1/3 एक्स की पावर 1/2 और डी क्यू अपॉन डी टी। बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। 3 नंबर है, कांस्टेंट है, डी क्यू अपॉन डी टी। बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, चार्ज का लीक का रेट कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, बी जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें हटा दीजिए, हटा देते हैं। कितना आया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x की पावर 1/2। इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2। इट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आई ये बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ, नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास जो आया हुआ है 2021 और 2013। 2021 में जेई में आया हुआ है और 2013 में नीट में आया हुआ है। ठीक बच्चों, देखते हैं, दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, सही है, ओके। चलिए बच्चों देखिए क्या कहते हैं, ये सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है, चाहे तो आप इसे अपना आप कर ले। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखिए 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास m, 2 टेनिस बॉल है जिनका मास कितना है, हर एक का m है, एंड चार्ज q, दोनों पर चार्ज कितना है q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l लेंथ के थ्रेड से सस्पेंडेड लटकी हुई है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, मतलब कितनी दूरी पर होंगी, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विद वर्टिकल। वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा मैं करा रहा हूं, थोड़ा अपना आप करेंगे। आपके पास क्या है, 2 टेनिस बॉल है और 2 थ्रेड के द्वारा बंधी हुई है। वो एक ये सस्पेंडेड है किसी पॉइंट से, दोनों आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल बॉल का मतलब क्या है कि दोनों के चार्ज और मास और शेप इक्वल होंगी, चार्ज सब चीज इक्वल होंगी यार उनकी। ये रहा, ये m, ये भी m, इसका चार्ज q, तो बच्चों इसका चार्ज भी q। सेम आइडेंटिकल है तो सेम नेचर की है। अगर कह देते रिपल्सन लग रहा है तो मैटर लगता है कि अपोजिट मानते हैं यार। अब यहां पे क्या आइडेंटिकल का है, इसका मतलब सब कुछ सेम है। कुछ उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा कि अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब सब चीजें सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, नेचर सेम है। आइए भैया यहां एंगल कितना बनना है इसका, थीटा। भैया अगर थ्रेड है तो थ्रेड में टेंशन क्रिएट हो जाएगी, थ्रेड हो या स्ट्रिंग हो, जब किसी वेट को आप उस पर क्या करेंगे, सस्पेंडेड करेंगे, तो क्या होगा, वो क्या करेगा बेटे, टेंशन क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वेट इज द वन टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या है, वन टाइप ऑफ फोर्स। अर्थ जो किसी बॉडी पर लगाती है उसी को तो वेट कह देते हैं। अर्थ के द्वारा किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, वेट। आ जाइए, तो वेट इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। भैया इसको आप 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, जैसे ये था भैया डिस्टेंस, सेपरेशन कितना है, ये x है। ये कैसा सेपरेशन, इक्विलिब्रियम, मतलब यहां के रुक गए यार, नेट फोर्स 0 हो गया, ये कह दिया उन्होंने। नेट फोर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले नेट का मतलब टोटल फोर्स 0 हो जाना चाहिए, जितना भी फोर्स लग रहा है। अब समझो भैया ये टी, इस टी को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करा, टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। भैया ये थीटा तो ये भी थीटा। क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। भैया 2 थ्रेड है इसमें, आपके पास एक ये और एक ये, दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, इसका टेंशन भी इधर ही होगा, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। समझ में आई बात ये। तो इस टी को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करा, टी कॉस, और बेटे जिस साइड से एंगल नहीं बनता वो टी साइन। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये x/2 होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कैसा होगा बेटे, मिड। अगर ये a है, ये o है, और ये पॉइंट b है, तो बेटे इसे मान लो c, x/2 ये और x/2 ये, क्योंकि टोटल सेपरेशन कितना x। अगर c मिड पॉइंट है तो आधा उधर आधा इधर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या कहते हैं बेटे, ये क्या है, इलेक्ट्रो, देखिए इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैसा फोर्स लगने वाला है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए समझिए अब इस बात को। चलिए ये बेटे क्या है, इस टी को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, इसका काम खत्म। इस टी को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, इसका काम खत्म। बेटे अब आपके मन में विचार आएगा, सर ग्रेविटेशन भी तो लगेगा।
यार आपको बता रखा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंपेयर में बहुत छोटा होता है, तो इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन बहुत छोटा होता है। बहुत रेयर केस में भी क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने कह दिया नेट जीरो है, तो वो कहीं कहीं इक्वल दे देते, कह दिया तो अलग मैटर है, जब नहीं कहा तो इसका मतलब ग्रेविटेशन तो छोटा होता है, तो उसका वो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। इतनी बात आपको समझ में आई? भाई जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें कहा था यार ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेट जीरो है, इसमें थोड़ी कहा ऐसा कि ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन को आप यूज वही करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ जहां आपसे कुछ कहा होगा उसके बारे में, यहां कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नेग्लिजिबल। इसको ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा होता है कंपेयर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स की कंपेयर में आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर? आ जाइए इधर। कभी सोचो सर यहां मास भी है तो ग्रेविटेशन भी लगने वाला है, ग्रेविटेशन लगेगा, ग्रेविटेशन कैसे इधर लगेगा, टच करेगा इस साइड में, पर ग्रेविटेशन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स होता है कंपेयर दैट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या कर देंगे बेटे, उसे छोड़ देंगे। आइए अब यहां क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो बेटे देखिए डायरेक्ट कर दू फ्रॉम फिगर, क्या टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, एफ की वैल्यू बेटे के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना हो गया, सेम है Q1 Q2 Q, बेटे Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है, इसका मतलब Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? तो K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यार जब डिवाइड करोगे T से T मर जाएगा, क्या आएगा, साइन अपॉन कोस tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बोलिए, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि थीटा कैसा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, वही पहला वाला क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, वैसे बेकार ही करा रहा यार मैं तुम्हें, कोई से आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, लेंथ एल है, तो ये कितनी है एल, वही पहले वाला फंडा लगा लीजिएगा, राइट ट्रायंगल ओ सी बी, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनस, बचाओ तीसरा बेस, ये कैसा हो गया, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनियस ये वाली साइड, और बचा हुआ तीसरा बेस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है एल, तो एल अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन टू, सॉरी परपेंडिकुलर है बच्चा एक्स अपॉन टू हाइपोटेनियस एल, परपेंडिकुलर ये रहा देखिए इसका एंगल के सामने का, और हाइपोटेनस 90 के सामने का, ये वाला एंगल 90 होगा, पहले क्वेश्चन में सेम डिट्टो कराया था। तो tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू से आपने निकाल दिया, इसका मतलब tan थीटा को क्या लिखूं, एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2l। यार यहां से आप x की वैल्यू निकालिए फटाफट, x की वैल्यू निकालिए फटाफट, यहां निकाल देते हैं एक्स क्यूब, स्क्वायर को इधर ले जाओ, 2l ऊपर पहुंचेगा, जल्दी बोलिए कितना हुआ, 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। जल्दी बोलिए, मन में कोई डाउट, क्लियर है? आ जाइए बच्चों, देखो एक्स क्यूब 2l को ऐसे रहने दो, k की वैल्यू याद होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, ये आया एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, क्यू स्क्वायर एल, क्यू स्क्वायर एल बचा, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी नीचे आ गया। अगर x की वैल्यू को निकाल दूं तो क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की होल पावर 1 अपॉन 3, जगह थोड़ी कम रहेगी, ध्यान से देख लेंगे भैया, x की वैल्यू निकालोगे तो क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक की पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, इस जी को छोटा कर दीजिए तो कितना हुआ बेटा 1 अपॉन 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट है। समझ में आया आपको? बिल्कुल सेम डिट्टो पहला क्वेश्चन था, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं बीएम शर्मा की बुक का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीएम शर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है
और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, टू स्मॉल चार्ज बॉल ऑफ masses m1 is equals to 2m and m2 is equals to m have unequal positive charge on them। दो आपके पास बॉल है, स्मॉल बॉल्स है, उनका जो मास है वो एक का 2m है और एक का m है, और उन पर जो चार्ज है वो अनइक्वल है। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उनमें कैसा चार्ज था बच्चों? इक्वल चार्ज था। अब क्या कहते हैं, बोथ बॉल आर सस्पेंडेड बाई टू स्ट्रिंग, ये दोनों की स्ट्रिंग से टंगी हुई है अनइक्वल लेंथ, और ये जो स्ट्रिंग है ये भी अनइक्वल लेंथ की है। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उनमें लेंथ कैसी थी? इक्वल थी। इस बार जो लेंथ है बच्चों वो कैसी है? अनइक्वल है। अब क्या कह रहे हैं आपसे, इन इक्विलिब्रियम कॉमन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, सस्पेंडेड ए कॉमन पॉइंट से, सच दैट इन इक्विलिब्रियम बोथ बॉल्स आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। लेंथ वायर की जो स्ट्रिंग है उनकी दोनों की लेंथ अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है। देखिए एक का m एक का 2m है, और बेटे चार्ज भी डिफरेंट है। अभी जो पहले क्वेश्चन आए थे मास भी आइडेंटिकल बॉल थी, मास भी सेम थे, चार्ज भी सेम था, और दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो भी सेम थी। तो बिल्कुल क्वेश्चन का कंप्लीट कंसेप्ट चेंज हो गया। अब देखिए, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज 45। वहां पर दोनों का एंगल इक्वल इक्वल होता था, यहां पर कंप्लीट एंगल दोनों स्ट्रिंग का एंगल दिया है। अभी जो पहले क्वेश्चन कराए थे वो एंगल जो दे रखा था वो किससे था? वो वर्टिकल से था। दिस पोजीशन फाइंड द एफई, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले तो बेटे इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। समझिए, ये आपके पास क्या है, ये एक सीलिंग है, या कोई मान लीजिए जहां से सस्पेंडेड है वो पॉइंट है। एक स्ट्रिंग ये रही, लेंथ दोनों की इक्वल है, पर दोनों के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो कैसे है बच्चों? दोनों के हॉरिजॉन्टल लेवल इक्वल है। देखिए एक की थोड़ी बड़ी ले ली, एक की छोटी ले ली। पहली बॉल का मास m1 कितना है? ये 2m। दूसरी जो बॉल है उसका मास कितना है बच्चों? m। मान लीजिए इसका चार्ज कितना है? q1, और इसका चार्ज कितना है? q2। मान लीजिए बच्चों इसमें टेंशन T1 है और इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन T2 है, मान लीजिए यार अभी। और कंप्लीट एंगल मान लीजिए ये वाला एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स इज θ इज इक्वल टू 45। तो दोनों स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये रही और एक ये रही, दोनों के बीच का एंगल, पहले का θ1 वर्टिकल से, दूसरी का θ2 कंप्लीट कितना हो गया? 45। देखिए इसका मास, इसका वेट mg नीचे वर्क करेगा, बेटे इसका वेट भी mg नीचे वर्क जाया करेगा। यहां पर जो बेटे इस पे देखिए दोनों कैसे अनइक्वल है पर पॉजिटिव है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये इस पर रिपल्सन लगाएगा, ये इस पर, इसका रिपल्सन इधर को और इसका रिपल्सन इधर को। जितना फोर्स बेटे ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ग्रेविटेशन का जिक्र नहीं हो रहा, ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपेयर में बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे स्किप कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? मान लीजिए डिस्टेंस दोनों के मीटर की आर है। अब समझिए बेटे, इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर मैं क्या करूं, इस लाइन को थोड़ा सा इस टाइप से लाऊं, तो जो एंगल ये, वही एंगल ये होगा, नहीं होने का? जल्दी बोलिए। इसी टाइप से जो एंगल बच्चों ये, वही एंगल बेटे ये नहीं, सॉरी, ये होगा, और यही एंगल ये होगा। नहीं समझ में आया? चलिए डायग्राम को दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और अच्छा करके बना देते हैं डायग्राम। प्रॉब्लम आई आपको समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम का ही खेल है बच्चों, और किसी चीज का खेल नहीं है यहाँ पे। ये रहा एक स्ट्रिंग ये रही और एक स्ट्रिंग ये रही, इसका मास हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है इनका, इसका मास 2m और इस वाली का मास m।
बेटे इसका वेट 2 mg नीचे वर्क करेगा, इसका वेट भी mg नीचे वर्क करेगा। देखिए इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगने वाला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंपेयर में बहुत छोटा होता है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में कहा कि नहीं छोड़ना है तो बेटे अलग मैटर है, अदरवाइज ग्रेविटेशन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां लेंगे कंपेयर में उसे क्या कर देंगे, आप छोड़ देंगे। आइए यहां कौन सा फोर्स लगने वाला है बेटे, ये इसका चार्ज मान लीजिए Q1 है और इसका चार्ज मान लीजिए Q2 है, दोनों पॉजिटिव है। क्वेश्चन में कह दिया कि बोथ बॉल इज पॉजिटिव, तो बेटे जितना फोर्स ये देखिए जब पॉजिटिव है सेम नेचर की है तो दोनों रिपल करेगी, ये इसको धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी, इस पर फोर्स इधर लगेगा, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पर फोर्स इधर लगेगा, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझिए ये वाला एंगल मान लो बच्चों θ1 है और ये वाला एंगल मान लीजिए θ2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो आपके पास क्या है बेटे, दोनों जो स्ट्रिंग है उनके बीच का एंगल कितना है 45। देखिए कंप्लीट, तो ये वाला पूरा एंगल 45, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 45। ये कंसेप्ट भी समझ में आया। अब यार एक बात समझो, जब यहां यार लेंथ दोनों की चेंज है तो वो तो कंडीशन लगाएंगे कि आप टेंशन लेंगे, टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे, वो कंडीशन केवल वही वर्क करेगी जहां पर दोनों लेंथ इक्वल होंगी, दोनों आइडेंटिकल होंगे। क्लियर। अब देखिए इसे आपने क्या करा, ऐसे ले लिया, तो बेटे देखो ये एंगल θ1 तो ये वाला एंगल भी तो θ1 होगा, यस नो। ऐसे ही बच्चा ये एंगल θ2 तो ये वाला एंगल भी θ2 होगा। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दीजिएगा बेटा। देखिए ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एफ को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसे थोड़ा सा मिटा के इधर लिख दूं, यहां लिख देते हैं हम θ इज इक्वल टू 45 लिख लिया होगा बच्चों ने। अब समझिए, तो बेटे हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बना लिया, इसके अपोजिट साइड एफ को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली, तो बेटे ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एफ को। ऐसे ही समझो इसको भी एक क्या बना लिया, एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बना लिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ को, तो बेटे ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी एफ को करेगी। अब अगर मैं देखिए इसमें ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए जहां पेन घूम रहा है, ध्यान से देखिए, ये राइट ट्रायंगल है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस और बचा हुआ तीसरा बेस। ऐसे ही बच्चा एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस और बचा हुआ तीसरा बेस। यहां अगर मैं tan थीटा निकाल दूं, क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर कौन रिप्रेजेंट हो रहा है बेटे, देखिए ये 2mg ऊपर से आ रहा है, तो ये वाली लाइन 2mg है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन 2f है, तो ये परपेंडिकुलर है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 2mg। जल्दी बोलिए, इधर आ जाइए। ऐसी बच्चों tan θ2 निकालेंगे हम, इसका परपेंडिकुलर बेटे ये देखिए, ये वाला ये परपेंडिकुलर ये कितना है Fe, और इसका बेस ये रहा बेस बेटे ये वाला कितना है mg। अब अगर नाउ यहां θ1 प्लस θ2 का आपको पता है, तो अगर मैं tan θ1 प्लस θ2 को फॉर्मूले को ओपन करूं तो याद होगा tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। यस नो। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को इरेज कर दे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। tan θ1 प्लस θ2, tan 45, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 45। tan θ1 कितना आया, Fe अपॉन 2mg प्लस Fe अपॉन mg। ऐसे यहां लगाया 1 माइनस Fe अपॉन 2mg, वैल्यू रख दी बेटे यहां पे इसमें, इंटू Fe अपॉन mg। ऐसा कीजिए, ऊपर 2mg को एलसीएम लीजिएगा, कितना आया Fe प्लस 2mg, सॉरी 2Fe। नीचे आप क्या कीजिए, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर को एलसीएम लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस Fe स्क्वायर।
समझिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, ये mg ऊपर पहुंचेगा, tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू कितना आया 3fe 2fe और प्लस fe इंटू mg अपॉन 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस fe स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस के fe स्क्वायर इज इक्वल टू 3fe mg। इतना समझ में आया आप लोगों को? बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई fe में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, इनको उधर ले जाओ तो fe पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर का, प्लस के 3mg fe आपके पास बचा हुआ है, और बच्चा ये 2mg m स्क्वायर जी स्क्वायर इधर पहुंच के माइनस हो जाएगा, यस नो इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटे नोट कर लिया, देखिए यहां कुछ नहीं करा के इसको हमने क्या करा, यहां पर लेंथ अनइक्वल है, चार्ज अनइक्वल है, मास को लिया नहीं, मास के फोर्स को लिया नहीं, क्योंकि मास का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की कंपेयर में वो छोटा होता है, इसलिए इसे नेग्लिजिबल मान लिया और छोड़ दिया गया। ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चा ये वाले, ठीक। अब यहां पर हमने अगर ये एंगल θ1 है तो बेटे ये θ1, तो देखिए अगर ये वाला Fe ये इसे रिपल करेगा, इधर आएगा, और वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, तो बेटे ये एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बना लिया, तो इसके अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जिस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है Fe को, तो ये किसको, नीचे वाला अपोजिट साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, Fe को। जैसे ये mg को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके अपोजिट साइड ये भी mg को रिप्रेजेंट करेगी, 2mg को, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल में tan थीटा फाइंड आउट करा, tan थीटा किसी भी राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने का हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, सॉरी 90 के अपोजिट साइड वेरी सॉरी 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली बेटे परपेंडिकुलर, और बचा हुआ तीसरा बेस। अब tan निकालेंगे, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये साइड, ये वाली साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है Fe को, बेस कितना है बेटे ये साइड वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल थी, और वर्टिकल कितनी है 2mg। ऐसे बेटे यहां कंडीशन लगाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वर्टिकल, और बेस जो होगी वो कैसी है बेटा वर्टिकल, और परपेंडिकुलर कैसी है हॉरिजॉन्टल। दोबारा समझ लीजिए, परपेंडिकुलर कैसी है हॉरिजॉन्टल, और बेस कैसा है बेटे वर्टिकल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रही है Fe को, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है Me को, तो Fe अपॉन Me। इतनी बात आपको समझ में आई। यहां बच्चा ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Fe स्क्वायर, मतलब फोर्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको याद होगा, इरेज कर दूं इसको, चलिए अब आपको ध्यान होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी होंगी, वहां पर 10th क्लास में एक स्थिराचार्य फॉर्मूला होता था। क्या होता था वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे स्थिराचार्य लगाते थे, तो x की जो वैल्यू आती थी वो आती थी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर था यार, शायद बी था यार यहां शायद बी था, हाँ बेटा बी था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता था। किसका फॉर्मूला होता था बेटे, श्रीधराचार्य का। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलिए, क्लियर है, ओके है। चलिए ए क्या होता था एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट, बी क्या होता था बच्चों एक्स का कंपोनेंट, और सी होता था कांस्टेंट नंबर। इधर आ जाइए बेटे, यहां किसमें Fe में, तो Fe स्क्वायर किसकी जगह एक्स स्क्वायर की, किसकी जगह एक्स स्क्वायर की, तो यहां बेटे ए की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहां बी की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी हो गई ए की, ये वैल्यू किसकी हो गई बी की, और ये वैल्यू किसकी हो गई सी की। इतनी बात आपको समझ में आई। तो नाउ F इज इक्वल टू माइनस के बी 3mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो जल्दी
3mg का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस के 2m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। इसको जब सोल्व करके लाएंगे आप, एफ सी इज इक्वल टू माइनस 3mg प्लस माइनस ये हो गया 9m स्क्वायर जी स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया 4 टू जा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस के 8m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 9 और 8 17 माइनस के 3mg प्लस माइनस 17m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों देखिए ऐसा है कि यहां पर निगेटिव साइन फोर्स में मान वैलिड नहीं होता, तो टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, साइन का लेने का ऑप्शन कहां है आपके पास, साइन लेने का ऑप्शन केवल यहां पर है, तो इन दोनों में से केवल पॉजिटिव साइन को लेंगे आप, नेगेटिव साइन फोर्स में एप्लीकेबल नहीं लेंगे यहां पे। तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस के 3mg पॉजिटिव, ये हो गया mg रूट 17 अपॉन 2। बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, mg को कॉमन लेंगे 3 अपॉन 2 आउट ऑफ mg, ये आ गई बच्चा एफ की वैल्यू। एनी डाउट? फटाफट नोट कीजिए, मन में कोई डाउट? यहां पर सिद्धाचार्य का फॉर्मूले को लगाएंगे तभी सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका 2013 में नीट में। देखिए बच्चों क्या कहते हैं आपसे, टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज है सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग है। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग नहीं थी, उसमें अलग अलग लेंथ की थी। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम R1, भाई इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है वो कितना है, R1 है। अब क्या कहते हैं आपसे, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, भाई स्ट्रिंग को हाफ हाइट तक क्लैम्प कर दिया। भाई पहला हाइट कितनी थी इसकी, बाई थी, अब कहां पे ले आए, बाई अपॉन 2 पे ऊपर वाली छोड़ दी। क्लियर? आगे क्या कहते हैं, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स R2, सॉरी हाँ R2। तो आपको बताना है R2 इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों यार थोड़ा जुकाम हो गया लग रहा है। चलिए अब आपको बताना है R2 की वैल्यू। तो यार दो केस है, फर्स्ट केस ही है और सेकंड केस ही है, तो पहले तो इस केस को सोल्व कीजिए और फिर इस केस को सोल्व कीजिए। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं केस 1। कुछ नहीं करना, डायग्राम बना लीजिए, हल्का सवाल है यार, टिपिकल कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा डरा दिया और कुछ नहीं करा। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, आर, हाइट कितनी है, बाई। मान लो बच्चों ये एंगल कितना है, थीटा, टेंशन कितनी है, टी, इसका मास अगर एम है तो नीचे कितना आया, एम जी। थोड़ा साफ साफ लिखो आशीष, ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे बुरा मान जाएंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। चलो बच्चों सॉरी, अनसब्सक्राइब मत करना बच्चा, सब्सक्राइब ही करे रहना, ठीक है। आइए साफ कर दिया बच्चों, परेशान ना हो आप यार। चलिए तो भैया इसका मास होगा कुछ, कैसा चार्ज है भैया, इक्वल चार्ज है, तो अगर इस पे चार्ज क्यू तो इस पे भी चार्ज क्यू, ये रिपल करेगा, इधर को धक्का देगा, एफ सी कितनी वैल्यू हो जाएगी एफ सी की, दोनों चार्ज का स्क्वायर के इन टू, ये तो होता है के इन टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, आर है तो स्क्वायर हो गया। अब इस टी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, ये एंगल थीटा तो बच्चों ये भी थीटा, इधर वाला टी कॉस थीटा, जिस साइड से एंगल बनेगा वो थीटा और जिससे नहीं बनेगा वो टी साइन थीटा। लगाएंगे फ्रॉम फिगर, टी साइन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली दू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और टी कॉस थीटा
इज इक्वल टू बेटे नीचे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड करेंगे, कई बार करा दिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डिवाइड करने पर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन बेटे R1 है, सॉरी R1 है, सॉरी R1 है, R1 स्क्वायर इंटू एम जी। अब यहां देखिए बेटे, ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ये वाली हाइट बाई और ये वाली हाइट बेटे पूरी R1 थी, तो इधर वाली कितनी बचेगी R1 अपॉन 2, जल्दी बोलिए, ये कितनी बची R1 अपॉन 2। इस राइट ट्राइंगल में एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेनस बचाओ थर्ड बेस, क्या होता है बेटे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है R1 अपॉन 2 बेस अपॉन बाई, जल्दी बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है R1 अपॉन 2 और बेस कितना है बाई, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर एम जी। इतनी बात आपको समझ में आई? इसे यार कुछ मत करो, आप ऐसे छोड़ दोगे। क्वेश्चन तो समझ में आया? इसे इरेज कर दे। अब इस वाले केस की बात होगी, क्लियर? तो इसको मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, कुछ नहीं रखा, अब सवाल खत्म होने वाला है। चलिए, नीट 2013 में, मतलब 13 में, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आ जाइए इधर। मान लीजिए यहां भी टेंशन कितनी है बच्चा, टी डैश है, यहां इसका मास वही था, मास में तो कोई चेंज थोड़ी करा, एम, तो नीचे कितना आया एम जी। फोर्स कितना लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर को ये लगा, फोर्स तो बेटे वही होगा, क्योंकि चार्ज में कोई चेंज थोड़ी करा, केवल लेंथ को चेंज करा उन्होंने, हाइट को चेंज करा, पहले हाइट बाई थी, अब का बाई अपॉन 2 कर दी। तो ये केस कौन सा है, ये केस है सेकंड, क्लियर? अब देखिए, तो क्या होता है के इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस, अब के डिस्टेंस R2 हो गई, पहले डिस्टेंस कितनी थी बच्चों R1 थी, तो अगर ये R2 हुई तो ये R2 अपॉन 2 हो जाएगी इधर वाली, यस नो, और ये भी R2 अपॉन 2 हो जाएगी इधर वाली, यस नो। क्लियर भैया? फिर इस टी डैश को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, टी डैश, जिस देखो ये एंगल अगर थीटा डैश, तो इधर वाला ये भी थीटा डैश, कितना हुआ टी डैश कॉस थीटा डैश, इधर वाला टी डैश साइन थीटा डैश, वही कंडीशन लगा दो जो वहां लगाई थी, टी डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, और टी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी। बच्चे ये टी डैश दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया, एक टी डैश कॉस थीटा डैश और ये हो गया टी डैश साइन थीटा डैश, टी डैश कॉस थीटा डैश एम जी अपोजिट में है, इक्विलिब्रियम है, तो दोनों इक्वल होंगे। इधर बेटे टी डैश साइन थीटा डैश कहां है एलएचएस साइड, और एफ किधर है आरएचएस साइड, तो ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा साइन अपॉन कोस, टी डैश से टी डैश कैंसिल, डायरेक्ट लिख दूं tan थीटा डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर एम जी। फिर वही कंडीशन लगाइए, यहां पर भी एक राइट ट्रायंगल बनना है, देखिए ये वाला एंगल थीटा डैश है, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, ये वाला एंगल बच्चों थीटा डैश है, ये आपके पास कितना है R अपॉन 2 है, सॉरी ये R2 अपॉन 2 है, ये बच्चा बाई अपॉन 2 है, क्या एंगल के सामने का अपोजिट परपेंडिकुलर 90 के, ये 90 होगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस बचाओ थर्ड बेस, tan क्या होता है बच्चों, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है R2 अपॉन 2 और बेस कितना है बाई अपॉन 2, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर एम जी। बेटे 2 से 2 मर गया, तो R2 अपॉन बाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर एम जी। इतनी बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, आपके ऊपर डिपेंड है, इसे यहां इरेज कर दिया जाए, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटे क्या था, ये F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से लीजिएगा, किससे लेना है आपको बच्चों 1 और 2 से। क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को RHS से। समझिए
R2 अपॉन वाई अपॉन कितना है R1 अपॉन 2y। इधर कितना है बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर mg अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर mg। बच्चे बाई से बाई मर गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर mg से mg, ये R1 ऊपर जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा, ऐसी बेटे 2 ऊपर जाएगा, कितना है 2R2 अपॉन R1 और ये R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2R2 की क्यूब और R1 की क्यूब, R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन 2। जल्दी बोलिए, अगर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो R1 क्यूब अपॉन 2 की होल पावर 1 अपॉन 3, यार इसे ऐसे लिख सकता हूं R1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 3। जब यहां पावर 1 अपॉन 3 करूंगा तो 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 1 अपॉन 3 बचेगी। अब क्या हुआ R1 अपॉन 2 रूट 3, भैया क्या आया पावर 1 अपॉन 3 का रिप्रेजेंटेशन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट। समझ में आया? जल्दी नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3 आर प्लेस एज सो इन फिगर। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन Q1, आपको क्या निकालना है? केवल एक्स कंपोनेंट निकालना है, किस पर? Q1 पर। इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए तो बेटे यहां पे डायग्राम में तीन चार्ज क्वेश्चन में दे रखे हैं, तीनों चार्जों की लोकेशन को डायग्राम में दिखा दी गई है। तो आपको जो फोर्स निकालना है इस माइनस Q1 पर निकालना है, ये माइनस है बेटा, ठीक? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ये डिस्टेंस दोनों की A है और ये डिस्टेंस B है। यार फोर्स किस पे निकालना है? माइनस Q1 पे, मतलब इस पे। एक चार्ज पर दूसरा चार्ज ही तो फोर्स लगाता है, एक चार्ज पर दूसरा चार्ज तो फोर्स लगाता है। तो बेटे इस चार्ज के अलावा जितने भी चार्ज आसपास है वो सब इस पे फोर्स लगाएंगे। कितने चार्ज है बेटा? एक F3 है और एक F2 है, तो ये दोनों फोर्स लगाएंगे। अब देखिए बच्चा ये वाला है F3, तो मान लीजिए इसका फोर्स कितना है? F3, सॉरी चार्ज कितना है? Q3, तो इसके फोर्स को कितना मान लीजिए? F3। ये कितना है? Q2, तो इसके फोर्स को मान लीजिए F2। अब समझो बच्चा, बच्चा ये कैसा है? निगेटिव और ये कैसा है? निगेटिव। तो ये इसे रिपल करेगा नहीं करने का? क्या करेगा इसको? ये रिपल करेगा। रिपल करेगा तो इसका मतलब ये अगर चार्ज यहां रखा है तो इसे धक्का देगा ऐसे, इसका मतलब F3 की डायरेक्शन ये होगी। जल्दी बोलो, अगर बच्चा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यस नो? आ जाइए। अब आपको पता है बेटा ये वाला, ये कैसा है? निगेटिव और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज Q2 इस पर कैसा लगा? अट्रैक्शन। इसका मतलब ये Q2 इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये Q2 इस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, ये Q2 इस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे। इसका मतलब इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब समझो अगर कोई फोर्स दो, हाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार? इस वाले फोर्स को मैं ऊपर लिख दूं F2, याद होगा K इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। भैया इसका चार्ज कितना है? Q1, इसका कितना है? Q2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस मतलब B स्क्वायर। यही तो होता है यार F3। फिर वही कंडीशन, दोनों देखिए माइनस और पॉजिटिव साइन केवल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज सेम हो या अपोजिट हो। आ जाइए, फिर वही दोनों का प्रोडक्ट, भैया इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट, Q1 Q3 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? आगे आ जाइए। अब क्या करना है आपको? एक्स कंपोनेंट निकालना है। भैया एक्स कंपोनेंट के लिए समझो, इस F3 देखिए, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसको आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जिस साइड से एंगल बन रहा है वो कॉस में, जिससे नहीं बन रहा वो साइन में। इधर एंगल बन रहा है तो ये वाला F3 कॉस थीटा, इधर नहीं बन रहा तो F3 साइन थीटा। यार देखो ये जो है F3 इस एक्स एक्सिस और बाई एक्स एक्सिस दोनों के बिंदु में है और दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इस F3 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। बेटे F3 तो दो कंपोनेंट में चला गया तो खत्म। अब इस पे कितने फोर्स बचे? एक ये और एक ये।
क्वेश्चन में पूछा है फोर्स ऑन -q1 इन x कंपोनेंट। भैया x कंपोनेंट पे फोर्स कितने कितने लग रहे हैं? एक तो F2 लग रहा, दोनों की डायरेक्शन x कंपोनेंट में दोनों की सेम है, और दूसरा लग रहा F3 sin थीटा। आ जाओ इधर भैया, F2 के Q1 Q2 अपॉन b स्क्वायर प्लस F3 कितना, के Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर और बच्चा साइन थीटा। के कॉमन, Q1 कॉमन, तो Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q1 अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। बेटे देखो के Q1 इसे कांस्टेंट मान लिया जाए तो Fx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलिए यार, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा। एक मिनट प्लीज चेक करना पड़ा, कहीं हमने आंसर गलत तो नहीं लिख दिया। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक मिनट रुक जाइए बच्चों। यार ये आंसर गलत दिख गया ऑप्शन में, इन्हें सही कर लीजिए। ये है स्क्वायर, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, ये क्वेश्चन है बेटे आंसर, सॉरी। तो बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, Q2 अपॉन बी स्क्वायर Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, लाइक दिस नहीं, दिस। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अभी बच्चों। ये क्वेश्चन जेई में 2003 में आया हुआ है शायद, है ना? ये जेई के एग्जाम में उस टाइम जेई जो होता था उसमें मेन और एडवांस नहीं होता था। जेई एआई ट्रिपल इस टाइप से एग्जाम होते थे, तो ये 2003 में जेई में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कीजिए फटाफट से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, डायग्राम आपको दिया हुआ आएगा। ये कहते हैं क्यू नोट इन इक्विलिब्रियम, क्यू नोट इक्विलिब्रियम में इफ क्यू नोट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। क्यू नोट जो है मिड पॉइंट पर रखा है, पूरी डिस्टेंस कितनी है 2a, तो बच्चा इधर को a हो गई और ये भी a हो गई। अब क्या कहते हैं कि इफ क्यू नोट इज डिस्प्लेस स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब बहुत स्लाइटली कर दिया डिस्प्लेस अलोंग लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कर दिया 1 and 2 टूवर्ड एनी ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज की तरफ कर दो वो आपको ऊपर डिपेंड है। तो मान लो मैंने इसे इधर को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और ये क्यू से कहां पहुंच गया, ओ से कहां पहुंच गया, ओ डैश पर। मान लो कितना डिस्प्लेस करा x, तो आपसे कहते हैं सो दैट क्यू नोट एग्जीक्यूट एसएचएम। क्यू नोट जो है एसएचएम कर रहा है। यार एसएचएम का जो फंडा है, एसएचएम का जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या आप ऐसा रख सकते हैं एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। मतलब ये क्या है एक्सीलरेशन और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट, राइटिंग गंदी है सर आपकी। चलिए क्लियर हुआ? तो अब आपको ये देखिए, तो पहले तो प्रूफ करना है ये, उसके बाद देखेंगे ये। यार ये एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन फोर्स के फॉर्मूले में आता है। किसके फॉर्मूले में आता है, फोर्स के। तो पहले तो भैया इसमें नेट फोर्स निकाल लो। अब जब ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया तो ये कंप्लीट कितनी थी, यहां से यहां तक कि ए, एक्स इधर आया तो कितनी रह गई ए माइनस एक्स। बच्चा ये वाला कितनी हो गई ए प्लस एक्स। जल्दी बोलो, क्लियर है? इस 2a को अब जब मिटा दो जरा कुछ देर के लिए, समझ में आए और कुछ कंसेप्ट बताना है। यार इसके फोर्स को मान लो F1 और इसके फोर्स को मान लो F2। भैया इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, यहां से यहां आ गया, ये
इधर आ गया, तो अब ये इस पर फोर्स तो पहले भी लगा रहा था, पर फोर्स अब भी लगाएगा। भैया फोर्स इसका कैसा करेगा, रिपल, तो F2 इधर होगा, F2 दिखाई दे रहा कैमरे में नहीं यार, हाँ F2 इधर होगा, ये इसे रिपल करेगा, दूर भेजेगा। अब भैया ये भी तो रिपल करेगा, ये इसे इधर भेजेगा। यार देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिन चार्जों के बीच की डिस्टेंस कम होगी वहां पर फोर्स ज्यादा होने वाला है, और जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर फोर्स कम होने वाला है। बच्चा इसकी डिस्टेंस पहले इक्वल थी, अब कम होगी, a माइनस एक्स घट के आ रहा है, तो इसका मतलब F2 ग्रेटर देन F1। इतनी बात समझ में आई आपको? तो जो नेट फोर्स लगता है वो हमेशा किसकी तरफ लगता है, वो बड़े फोर्स की तरफ लगता है, तो एफ नोट की डायरेक्शन ऐसे हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात क्लियर हुई? जल्दी बोलिए, मन में कोई डाउट? चलिए, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन क्यू नोट, एफ नेट क्या होता है भैया? अगर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, और अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम में है तो ऐड कर दो, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बड़े में से छोटा घटा दो। F2 माइनस F1। F2 किस किस के बीच में फोर्स लग रहा? 2K और Q नोट के, 2K और Q नोट के, 2K और Q नोट के। तो क्या होता है, K इंटू दोनों चार्जों का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। भैया इसका प्रोडक्ट, इसका चार्ज Q और इसका Q नोट, तो प्रोडक्ट Q इंटू Q नोट, और बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स। इधर आ जाइए, माइनस K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, भैया इसकी वैल्यू भी Q है, और देखो इसकी वैल्यू, आपका किसका फोर्स 1 का, तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q इंटू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर। K Q नोट Q कॉमन लो, क्या आया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भैया K Q नोट Q a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा। अब इन होल स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए बच्चों, ओपन कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई आपको? तो K Q नोट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। जल्दी बोलिए, देखो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये तो कर सकते हैं यार आप। देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस। इसे आप लिख सकते हो a माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो के इंटू क्यू नोट इंटू 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एफ नेट। इतनी बात बताइए, समझ में आई या नहीं? देखो बेटे क्या है कि जो x है वो स्लाइटली डिस्प्लेस है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा गया, तो x वैल्यू मिनिमम बहुत छोटी क्वांटिटी होगी कंपेयर दैट a, तो x लेसर a, नाउ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। आइए इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू नोट 4ax। ये हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो a की पावर 4 हो गया। इसे अरेंज कर दे, हो गया, खत्म हो गया, सवाल होने वाला है। चलिए, एफ नेट के
क्यू क्यू नॉट। बच्चा देखो 4 पहले लिख दिया, एक्स यहां लिख दिया, और बेटे ए से पावर कैंसिल हो जाएगी, ए की पावर 3 आ गया। अब देखो बेटे एफ नेट की जो डायरेक्शन थी वो डायग्राम में देखेंगे। एफ नेट की डायरेक्शन देखो, F2 इधर था, F1 इधर था, F2 बड़ा था, F1 छोटा था। तो जो नेट होता है वो हमेशा बड़े की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट किधर था? इधर। तो एफ नेट एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन कैसी डायरेक्शन? इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भैया एक पॉजिटिव तो एक, इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के 4 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए क्यूब आउट ऑफ एक्स। एफ इज इक्वल टू आपने एम में पढ़ा होगा, एसएचएम में ए की जगह अल्फा ले लेते हैं, तो या एम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए की क्यूब। बच्चा ए मतलब कि ए यहां ले रखा है, अल्फा ले लीजिएगा आप, आउट ऑफ एक्स। चलिए इसे अरेंज कर दो बच्चों। फोर के, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब इंटू एक्स, वेयर 4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यू इज कांस्टेंट। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, दिस कंडीशन, सो एसएचएम, दिस कंडीशन रिप्रेजेंट एसएचएम। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एसएचएम को। तो यार एसएचएम में एक्सीलरेशन होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर बाई डिस्प्लेसमेंट होता है, पर यहां डिस्प्लेसमेंट कितना ले रखा है आपने? एक्स। तो अगर बच्चों मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, अगर मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूं, कितना आया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अल्फा अपॉन एक्स। अगर बेटे यहां देखिए इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा अपॉन एक्स इज इक्वल टू -4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब। जल्दी बोलो भैया, एक्स को इधर ले आए तो इसमें अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू को पुट कर दो, जल्दी बोलिएगा। ओमेगा स्क्वायर, जब अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करी तो ये माइनस भी आएगा, माइनस माइनस चलो बाद में लिखेंगे, 4 के क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो 4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब किसकी वैल्यू है? ओमेगा स्क्वायर की। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो √4 पाई क्यू क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब। बच्चा इसे आप 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 4 पाई की वैल्यू 1 अपॉन, सॉरी अगर टी निकालना होगा तो ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे हो जाएगा, या ऐसा कर दो बेटे एक लाइन में, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दिया, एम ए क्यूब अपॉन 4 पाई क्यू क्यू नॉट। अगर मैं यहां से टी की वैल्यू को फाइंड आउट करूं टाइम पीरियड को, तो 2 पाई इंटू एम ए क्यूब अपॉन 4 पाई क्यू क्यू नॉट, ये आ गया बच्चों टाइम पीरियड। आंसर हम एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या गलत है।
बिल्कुल राइट है, मन में कोई डाउट तो नहीं है बेटे। 2 पाई एम ए क्यूब अपॉन 4 पाई क्यू क्यू नॉट। वेरी गुड, समझ में आया क्वेश्चन। ये बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों एफ नेट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटे दोनों अपोजिट है तो एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। एफ नेट न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम में एक ही जगह है अल्फा ले लिया क्योंकि ए यहां डिस्टेंस दे रखी थी। अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों, एम को नीचे पहुंचाया। अब क्या है कि 4 नंबर है, के कांस्टेंट होता, क्यू कांस्टेंट होता, क्यू नॉट कांस्टेंट, एम और ए कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ये किसी कंडीशन है एसएचएम की। अगर एसएचएम को कोई बॉडी किसी बॉडी का मोशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है तो ये इस केस को फॉलो करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एसएचएम एक्सेलरेशन होता है। तो ओमेगा स्क्वायर यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया, अल्फा अपॉन एक्स माइनस क्या आया। और इक्वेशन नंबर 1 जो थी वहां से अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू ये रख दी बेटे, निकाल के यहां से एक्स को ऊपर लेके, सॉरी एक्स को इधर नीचे लेके, तो माइनस के 4 के क्यू क्यू नॉट एम ए क्यूब ये आया। इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओमेगा अगर निकालेंगे तो रूट आएगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटे देखो ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे, या ऐसे कर लो रेसिप्रोकल कर दो, नीचे के ऊपर ऊपर का नीचे, न्यूमरेटर को डोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर। तो बेटे क्या करा, इस 2 पाई है, 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई से ले जाओ और यही आपके पास आंसर है। नोट कीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर लेकर आएंगे हम उसमें स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।